हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपका सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग बीसीए सेकंड सेमेस्टर का। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, उसके आगे का वर्जन है ये एडवांस वर्जन। और मान लीजिए कि यही सब्जेक्ट है जो आपका मेन है बीसीए में। बाकी सब्जेक्ट तो आपके ऐसे ही दे रखे हैं क्योंकि मेन काम तो आपको कोडिंग का होता है, तो कोडिंग इससे ही आएगी आपको। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं एरे इन सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एरे क्या होता है सी में, सी लैंग्वेज में एरे क्या होता है। तो एरे क्या है, एरे की डेफिनेशन देखें अगर, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स एलिमेंट स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम। अब इससे क्या आप क्या समझ रहे हैं, सी लैंग्वेज में एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम डेटा टाइप के कई वैल्यूज को कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। एरे का यूज तब किया जाता है जब हमें एक ही टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने हो यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम। तो एरे से आप समझ गए एरे क्या चीज है। एरे जो होता है आपकी वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में सेव कर देता है, ना कि अलग अलग में। जैसे कि मान लीजिए हमें 5 स्टूडेंट के नंबर सेव करने हैं, तो हम क्या अगर एरे नहीं लिखेंगे तो कैसे करेंगे, एक के M1 में करेंगे, दूसरे के M2 में करेंगे, तीसरे के M3 में, फिर M4 में, फिर M5 में। आप एरे यूज नहीं करते तो आपको अलग अलग 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जैसे कि M1 M2 M3 M4 M5। ये अप्रोच इनएफिशिएंट है, स्पेशली जब डेटा ज़्यादा हो। जैसे कि मान लीजिए 100 स्टूडेंट हो, तो आप क्या 100 वेरिएबल बनाओगे, नहीं। हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम, सेम काम एक एरे के थ्रू इजीली करेंगे। लिखेंगे इंट मार्क्स 5। इस एरे में 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर हो जाएंगे, जैसे कि मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। अब इसमें स्टोर कैसे होते हैं, जैसे हमने 5 लिख दिया तो इसमें इंडेक्सिंग होती है, एक 0 से स्टार्ट होती है। रियल लाइफ एग्जांपल से लेकर चलते हैं। सोचिए एक बुक शेल्फ है जिसमें 5 बुक्स रखी हुई हैं। अगर हर बुक्स के लिए अलग अलग शेल्फ बनाना पड़े तो जगह ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर एक सिंगल शेल्फ में 5 कंपोनेंट हो जाएं लाइक स्लॉट्स, जिसमें हर एक स्लॉट एक बुक के लिए रिजर्व हो, तो स्टोरेज ऑर्गेनाइज हो जाता है। यही काम प्रोग्रामिंग में एरे करता है, एक सिंगल वेरिएबल शेल्फ के अंदर मल्टीपल वैल्यूज बुक्स को इंडेक्स वाइज स्टोर करता है। सेकंड है हमारा डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे। डिक्लेरेशन कैसे बनाएंगे, एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है उसमें वैल्यू देना, डिक्लेयर करने का मतलब होता है एरे को बना देना। अब 1D एरे होता है जो एरे लाइन वाइज होता है, यानी कि एक ही लाइन में होता है। 2D एरे जो रो और कॉलम में होता है। सबसे पहले डिक्लेरेशन देख लेते हैं। ये सिंटैक्स है आपका, ये बताता है कि आप किस टाइप के डेटा का एरे बना रहे हैं, उसका नाम क्या होगा और कितने एलिमेंट स्टोर करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, इंट। ये एरे का डेटा टाइप मीन ईच एलिमेंट विल बी इंटीजर। ये क्या है, ARR एरे का नाम है। ये चीज क्या है, एरे का साइज है, यानी कि 5 एलिमेंट स्टोर होंगे। अब 2 तरह के इनिशियलाइजेशन होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ये कब होता है, जब डिक्लेयर करते ही वैल्यू असाइन कर दें। मान लीजिए हमने इंट एरे 5 लिखा, इसमें वैल्यू दे दी 10 20 30 40 50। तो ये कोड है जो एरे बनाता है जिसमें 5 एलिमेंट है। इसमें इंडेक्स 0 पे 10 है, इंडेक्स 1 पे 20 है, इंडेक्स 2 पे 30 है, इंडेक्स 3 पे 40 है, इंडेक्स 4 पे 50 है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अभी बताऊंगा मैं इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर की सहायता से ही हम एरे की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन ओमिट द साइज। अगर मान लीजिए हमें साइज नहीं लिखना तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली वैल्यू को काउंट करके साइज सेट कर देता है। साइज 3 सेट हो जाएगा। सेकंड कैसे इनिशियलाइज करेंगे, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। जब यूजर से इनपुट लेना हो, कभी कभी एरे की वैल्यू को रन टाइम पर प्रोग्राम के रन होने के बाद यूजर से लेनी होती है, उस केस में हम लूप यूज करते हैं। देखिए इसका ये वाला कोड होगा, इसमें क्या कर रखा है, इसमें जो भी यूजर होगा ना वो इनपुट स्टोर करेगा। लूप बार बार चलता है और हर बार एक नया वैल्यू स्टोर करेगा। अब इसको ऐसे पढ़ते हैं, मान लीजिए हमें एक फॉर्म है जिसमें आपको 5 स्टूडेंट के नाम लिखने हैं। आप एक सिंगल नोटबुक बना लेते हैं जिसमें 5 पेजेस होते हैं, हर पेज पर एक स्टूडेंट का नाम लिखा जाता है। सेम तरह से एरे के हर इंडेक्स पर एक वैल्यू लिखते हो, चाहे आप उसे तुरंत लिखो स्टैटिक या यूजर से पूछकर लिखो रन टाइम। एरे को एक्सेस कैसे करेंगे, तो एरे को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट में इंडेक्स होता है -1। एग्जाम्पल है ये, इसमें क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को 100 असाइन कर दिया इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर दिया, यहाँ पे लिखा एरे 0,
तो 0 पे क्या है, 100 है ना, तो ये प्रिंट हो जाएगा 100। ठीक है। डिस्प्ले एरे एलिमेंट, ये क्या होता है, पूरे एरे को डिस्प्ले करना। डिस्प्ले कैसे करेंगे पूरे एरे को, तो लूप का यूज करेंगे हम डिस्प्ले करने के लिए एरे को। लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो लिख रहा है ना 4, वैसे तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लूप अच्छे से पढ़े होंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, लेकिन नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक लाइन को आपको बताऊंगा, एक एक वर्ड को बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक लूप है जो कोड को बार बार चलाने के लिए यूज होता है। जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप चलता रहता है। इसमें इंट आई क्या है, इंट आई इक्वल्स टू 0। यहाँ आई नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया गया है। आई को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज किया गया है। ये लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो सेकंड है आई लेस देन 5, ये लूप की कंडीशन है। जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही i 5 हो जाएगा लूप रुक जाएगा। i प्लस प्लस ये क्या है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। हर बार लूप चलाने के बाद की i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। i की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। ये क्या है, ये लूप का स्टार्टिंग ब्लॉक है। इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होता है वो हर बार रिपीट होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। समझे आप। अब ये जो लिख रखा है ना मैंने प्रिंटफ एक फंक्शन है जो स्क्रीन पर वैल्यू को प्रिंट करता है। अब इसके अंदर सबसे पहले लिख रखा है मैंने %d। इसका मतलब है एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब हर नंबर के बाद एक स्पेस देना है। ये क्या है, इंट आई, ये एरे के अंदर ith एलिमेंट को प्रिंट करेगा। जब i इक्वल टू 0 होगा तो एरे 0 पर जो होगा वो प्रिंट होगा, जब फिर एरे 1 पर होगा, ऐसे ही आगे होता रहेगा। ये लूप का एंडिंग ब्रैकेट है। इसके बाद लूप बंद हो जाएगा। अब आ जाते हैं शॉर्टिंग, यानी कि एरे को शॉर्ट करना। शॉर्ट करने से मतलब है सही व्यवस्थित क्रम में लगा देना। जैसे कि मान लीजिए 10 20 30 40 60 है, ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ऐसे ऑर्डर में लगा देना, एरे को शॉर्ट कर देना। तो लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं इसका कोड हम। सबसे पहले क्या लिख रखा है इस कोड में, इंट टेम्प। यहाँ टेम्प नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया गया है। इसका यूज हम दो वैल्यूज को स्वैप बदलने के लिए करेंगे। अब ये वाली लाइन समझ लेते हैं। ये आउटर लूप है, आई को 0 से स्टार्ट किया गया है। लूप तब तक चलेगा जब आई लेस देन साइज -1 रहेगा। हर बार लूप चलने पर एक लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में पहुंचता है। ये लूप हर बार एरे के एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए चल रहा है। ये क्या है, ये इनर लूप है, या इसको नेस्टेड लूप भी बोल देते हैं, जो एक्चुअल में कंपैरिजन करता है। जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ये लूप एरे के एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करता है। साइज i-1 इसलिए लिखा है क्योंकि हर बार एक एलिमेंट अपनी सही जगह पर आ जाता है, तो उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं होती। ये क्या है, यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि क्या करंट एलिमेंट आगे वाले से बड़ा है। अगर हाँ तो दोनों एलिमेंट को स्वैप करना होगा। यहाँ पे टेम्प इक्वल्स टू एरे जे। एरे जे को टेम्प्रोरी टाइम में स्टोर कर लिया गया है ताकि स्वैप करते वक्त उसकी वैल्यू ना खो जाए। यहाँ पे क्या है, एरे जे प्लस की वैल्यू को एरे जे में कॉपी कर दिया गया है। पहला एलिमेंट अब दूसरे एलिमेंट की वैल्यू ले चुका है। एरे जे प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प। अब टेम्प जो ओरिजिनल एरे जे था को एरे जे प्लस 1 में डाल दिया गया है। यही दोनों वैल्यू सक्सेसफुली स्वैप हो जाएंगी। तो इस कोड के बाद एरे के सारे एलिमेंट छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये बबल शॉर्ट मेथड था शॉर्टिंग एरे के लिए। अब आते हैं एरे एंड फंक्शन। सबसे फर्स्ट कोड समझते हैं इसका, पासिंग एरे टू ए फंक्शन। इसमें सबसे फर्स्ट लाइन है हमारी ये वाली लाइन, फंक्शन वॉइड का मतलब होता है कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। प्रिंट एरे फंक्शन का नाम है। इंट का मतलब फंक्शन को एक इंटीजर एरे और उसकी साइज दी जा रही है। एरे 0 जो एक्चुअल एरे नहीं है बल्कि उसका बेस एड्रेस रेफरेंस होता है। साइज बताता है कि एरे में कितने एलिमेंट हैं। ये लूप 0 से साइज 1 तक चलेगा, हर बार एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। एरे आई का मतलब है ith इंडेक्स का एलिमेंट। %d का मतलब है इंटीजर प्रिंट करना। स्पेस का मतलब है हर एलिमेंट के बीच एक स्पेस छोड़ना। तो यहाँ पे आपका फंक्शन एंड हो गया है। अब आ जाते हैं कॉलिंग फंक्शन पर। इसमें फर्स्ट क्या है, ए जो है नेम का एक इंटीजर एरे बनाया गया है जिसमें 5 एलिमेंट है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ फंक्शन प्रिंट एरे को कॉल किया गया है। उसमें एरे ए और उसकी साइज 5 पास की गई है। तो इन सी एरे आर पास टू फंक्शन बाय रेफरेंस एक्चुअली पासिंग द बेस एड्रेस। जब एरे को फंक्शन में पास करते हैं तो पूरा एरे कॉपी नहीं होता, बस उसका बेस एड्रेस पहला एलिमेंट का मेमोरी लोकेशन पास होता है। इस वजह से अगर फंक्शन में एरे के एलिमेंट चेंज करो तो ओरिजिनल एरे भी चेंज हो जाता है। आई होप ये वाला टॉपिक तो आपको समझ में आया होगा। तो फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2 डायमेंशन एरे। पहले हमने 1D एरे पढ़ा था, उसमें एक ही लाइन में वैल्यू स्टोर हो रही थी। इसमें क्या होगा, 2D एरे में 2 डायमेंशन एरे में इसका यूज तब किया जाता है जब हमें डेटा को टेबल यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्मेट में स्टोर करना हो।
यानी कि कॉलम्स और रो में। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयर इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे इंट का मतलब क्या है? यहाँ पे इंट का मतलब है एरे इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। एरे में 2 रो होंगी, 3 कॉलम होंगी, तो टोटल एलिमेंट हो गए 2 इंटू 3, 6 एलिमेंट होंगे टोटल। डिक्लेयर ऐसे करते हैं इसको। अब इनिशलाइज कर रहे हैं, यहाँ एरे को इनिशलाइज किया गया है, यानी कि वैल्यूज को असाइन कर दिया गया है। पहली रो में क्या है अपना 1 2 3, दूसरी रो में क्या है 4 5 6, यानी कि मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6। एक्सेस कैसे करेंगे इसको? एक्सेस करना या फिर डिस्प्ले करना, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन इसको एक्सेस करने का भी वही तरीका है, लूप लगा के करेंगे। लाइन बाय लाइन मैं आपको बता देता हूँ इसको। यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे आपका ये आउटर लूप है, ये रो के लिए चलता है। आई की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाएगा, यानी कि 2 रो में टोटल। ये क्या है, ये इनर लूप है, ये कॉलम के लिए चलता है। हर रो के अंदर ये 3 कॉलम को प्रिंट करेगा। यहाँ पे एरे आई जी का मतलब है ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट। परसेंटाइल d से इंटीजर प्रिंट होता है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर रो के बाद न्यू लाइन प्रिंट होती है ताकि आउटपुट टेबल जैसा दिखे। बैकस्लैश का n का मतलब ये होता है कि एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देना। अब देख लेते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। जब 2D एरे को मेमोरी में स्टोर किया जाता है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला ऑर्डर क्या होता है? रो मेजर ऑर्डर। इसमें क्या होगा, आपका सी लैंग्वेज में 2D एरे को मेमोरी में रो वाइज स्टोर किया जाता है। पहले पूरी पहली रो, फिर दूसरी रो, ऐसे ही आगे। सेकंड होता है आपका कॉलम मेजर ऑर्डर। इसमें क्या होगा, इसमें मेमोरी में डेटा को कॉलम वाइज स्टोर किया जाता है। पहले पूरा पहला कॉलम, फिर पूरा दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, ऐसे स्टोर होगा। इसमें रिप्रेजेंटेशन होते हैं, 2 रिप्रेजेंटेशन के टाइप होते हैं, रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर। नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक है आपका इस यूनिट का मल्टी डायमेंशन एरे। जब किसी एरे के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा डायमेंशन होती है तो उसे मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। अब यहाँ पे डिक्लेयर कैसे कर रखा है हमने 3D एरे को। यहाँ पे इंट का मतलब है एरे इंटीजर टाइप का है। 2 3 4 का मतलब है 2 ब्लॉक्स, यानी कि 2 पेजेस, हर ब्लॉक्स में 3 रो और हर रो में 4 कॉलम। इसे हम 3D एरे कहते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरे का साइज है 1 ब्लॉक 2 रो 2 कॉलम, और वैल्यूज हैं आपकी पहला ब्लॉक फर्स्ट रो में 1 2, सेकंड रो में 3 4। तो मल्टी डायमेंशन का यूज कहाँ पे होता है? मल्टी डायमेंशन एरे का यूज मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेशन में होता है, इमेज प्रोसेसिंग में, जैसे कि RGB इमेज, 3D मैट्रिक्स होती है। गेम डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, सिमुलेशन में इसका यूज होता है, 3D मॉडलिंग एक्सेट्रा में इसका यूज होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पास होना है और अच्छे नंबर लाने हैं तो आप क्या करें? पहले तो आप अपना सिलेबस चेक करें। सिलेबस चेक करने के बाद आप जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं उसको एक बार अच्छे से भी ना पढ़ें तो ऊपर ऊपर से पढ़ ले। चाहे आप चैट GPT से सर्च करके पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल काम करना है कि आप कोई सा भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं भी मिल जाएंगे इंटरनेट पे। नहीं भी मिले तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा एग्जाम का नाम, मैं आपको वो वाले प्रीवियस ईयर पेपर की लिंक दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल के, कम से कम 5 साल के आपको सोल्व करने हैं। बस इतना काम करते ही ना आपके ये मान लीजिए नंबर अच्छे आ जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना, रिपीटली क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते ही। मान लीजिए 30% नंबर 2023 के पेपर में 2024 में आ गए और 24 के पेपर में 25 में आ गए। तो ऐसे अगर हम 5 साल के कर लेते हैं तो 80 to 90% हमारे क्वेश्चन जो है मैच हो जाते हैं। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को एक बार देखिएगा जरूर सिलेबस पूरा करने के बाद। यूनिट सेकंड पॉइंटर्स। तो सबसे पहले पॉइंटर्स में बात आती है कि व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर होता क्या है आखिरकार? ए पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इट पॉइंट टू द लोकेशन इन मेमोरी वेयर ए वैल्यू इज स्टोर्ड। कुछ समझ में आया आपको? चलो मैं समझाता हूँ। तो पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अब पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? पॉइंटर को डिक्लेयर जब पॉइंटर बनाना होता है तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही डिक्लेयर करते हैं, बस एक एस्ट्रिक का सिंबल जो होता है वो लगाना पड़ता है नाम से पहले। अब इसका हम देख लेते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में सबसे पहले लिखा जाएगा डेटा टाइप, जैसे कि हम वेरिएबल में लिखते थे इसका मतलब किस डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर होगा, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा। अब ये बताता है एस्ट्रिक का साइन कि ये पॉइंटर है, और ये सिंपल आपका जैसे वेरिएबल का नाम लिखते थे ऐसे ये पॉइंटर का नाम होगा। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इंट एस्ट्रिक p। अब
यहाँ पे p एक पॉइंटर है जो int टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो दो बातें आप याद रखना, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो एड्रेस स्टोर करता है, उसे बनाने के लिए एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे पॉइंटर को? सबसे पहले क्या करेंगे, int x इक्वल्स टू 10 स्टेप फर्स्ट। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है x नाम का, जिसमें वैल्यू 10 रख दी गई है। सेकंड स्टेप होता है हमारा पॉइंटर को डिक्लेयर करना। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंटर है जो इन टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। एस्ट्रिक p का मतलब है कि ये एक पॉइंटर है जो इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा। स्टेप लास्ट एंड थर्ड है पॉइंटर में एड्रेस असाइन करना, p बराबर एंड x। यहाँ हमने p में x का एड्रेस डाला है, एंड x का मतलब है कि x का एड्रेस अब पॉइंटर p के पास x का एड्रेस है। अब सिचुएशन जो है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि x एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 10 है, p एक पॉइंटर है जो x का एड्रेस होल्ड करता है। अब पढ़ लेते हैं हम इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, एस्ट्रिक और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंटर में, इन दो का ही खेल है। ये लगा दोगे पॉइंटर का एड्रेस हो जाएगा, और इससे क्या होगा, इससे वेरिएबल का एड्रेस जो है पॉइंटर में हम पेस्ट करते हैं। तो इनडायरेक्शनल ऑपरेटर क्या करता है, इसका काम होता है कि किसी पॉइंटर के द्वारा उस एड्रेस पे रखी वैल्यू को एक्सेस करना। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने int x इक्वल्स टू 20 रखा। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है x जिसमें वैल्यू 20 है। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे एक पॉइंटर p है जो x का एड्रेस होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है p में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है वही रिटर्न करेगा। तो एस्ट्रिक p का आउटपुट होगा 20, क्योंकि p में x का एड्रेस है और x की वैल्यू है 20। इजी लाइन में याद रखने के लिए, एस्ट्रिक p का मतलब है p जहाँ पॉइंट कर रहा है उस जगह की वैल्यू। अब आ जाते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी कि एंड। इसका काम होता है किसी वेरिएबल का एड्रेस या लोकेशन वहां से निकाल के पॉइंटर में ऐड कर देना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 15, ठीक है। अब एंड x का मतलब पता क्या है, एंड x का मतलब है x का एड्रेस यानी कि मेमोरी लोकेशन जहाँ x रखा गया है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x तो वैल्यू आएगी 15, और यहाँ पे अगर एंड ऑपरेटर और x लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 15 प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पे होगा x का एड्रेस प्रिंट। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर वैल्यू स्टोर नहीं करता, पॉइंटर करता है एड्रेस स्टोर। तो पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करने के लिए किसी वेरिएबल का एंड x लगाते हैं जब पॉइंटर में डालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे एंड x डाला है पॉइंटर में, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एंड x डाला है पॉइंटर में p में। तो इजी लाइन में देखें तो एंड x का मतलब होता है कि x कहाँ मेमोरी में रखा गया है उस जगह का पता यानी कि एड्रेस। रात को 25% लाइफ तो सोने में निकल जाती है, दिन में 50% लड़के लड़कियों का एड्रेस ढूंढने में निकाल देते हैं, और फिर कहते हैं कि पॉइंटर समझ नहीं आया। अरे भाई पढ़ लो और पढ़ाई का एड्रेस पकड़ लो, जो अपने आप मिल जाएगी आपको। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंटर अर्थमेटिक। तो पॉइंटर अर्थमेटिक होता क्या है, पॉइंटर के थ्रू हम मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करते हैं। पॉइंटर अर्थमेटिक का मतलब होता है पॉइंटर के एड्रेस पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना। पॉइंटर के साथ कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन अलाउ होते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा p++। जब हम p++ लिखते हैं तो पॉइंटर अगले एलिमेंट के एड्रेस पर चला जाता है, लेकिन एक बाइट नहीं बल्कि उसके डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग जंप करता है। अगर पॉइंटर इंटीजर टाइप का है और इंट का साइज 4 बिट है तो पॉइंटर प्लस प्लस करने पर पॉइंटर 4 बिट आगे चला जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेशन p-। इसका मतलब है पॉइंटर को एक एलिमेंट पीछे ले जाना। ये भी डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे अगर पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का है 1 बिट तो p-, करने पर 1 बिट पीछे चला जाएगा। अगर इंटीजर पॉइंटर है तो 4 बिट तो 4 बिट पीछे चला जाएगा। थर्ड है p+n। जब p+n करते हैं तो पॉइंटर n एलिमेंट आगे चला जाता है। ये n बाइट नहीं बल्कि n इंटू डेटा टाइप का साइज जितना आगे जंप करता है। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंटर इंटीजर का है और हम p+3 करते हैं तो वो 3 इंटू 4 यानी कि 12 बिट्स आगे चला जाएगा अगर इंटीजर 4 बिट का है तो। p-n इसका मतलब है पॉइंटर को n एलिमेंट पीछे ले जाना। ये भी डेटा टाइप के साइज के हिसाब से होता है। तो पॉइंटर अर्थमेटिक हमेशा डेटा टाइप के साइज के बेस पर काम करता है। मतलब अगर पॉइंटर किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा है 4 बिट को तो p++ करने पर एड्रेस 4 बिट आगे बढ़ेगा। इसी तरह फ्लोट 4 बिट, डबल 8 बिट, करेक्टर 1 बिट के पॉइंटर का साइज अलग अलग होता है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है इंटीजर एरे 3। एक इंटीजर एरे बना है जो 3 एलिमेंट रखता है। एरे 0 इक्वल्स टू 10, एरे 1 इक्वल्स टू 20, एरे 2 इक्वल्स टू 30। सेकंड है हमारा p एक पॉइंटर है जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, यानी कि अब p डबल इक्वल टू एंड एरे
0। ये जो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ना p+1 का मतलब है पॉइंटर को एक एलिमेंट आगे ले जाओ, यानी कि एरे 1 पर ले जाओ। फिर एस्ट्रिक का मतलब उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू को प्रिंट कर दो, यानी कि एस्ट्रिक p+1 डबल इक्वल टू एरे 1 यानी कि 20। यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि प्रोग्राम रन होने के दौरान मेमोरी एलोकेट करना। ये काम पॉइंटर के थ्रू होता है। नॉर्मली एरे या वेरिएबल बनाते वक्त मेमोरी कंपाइल टाइम पर फिक्स होती है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी रन टाइम पर बनाई जाती है, जितनी चाहिए जब चाहिए। सी लैंग्वेज में 4 मेन फंक्शन होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, जिसमें सबसे फर्स्ट है मैलोक। इसमें मेमोरी एलोकेट होती है लेकिन इसे इनिशियलाइज नहीं होती, रैंडम गार्बेज वैल्यू होती है। इसका सिंटैक्स ये होता है। सेकंड है हमारा कैलोक। कैलोक में इसमें मेमोरी एलोकेट भी होती है और 0 से इनिशियलाइज भी हो जाती है। इसका सिंटैक्स होता है ये। फिर है रियलोक। रियलोक अगर पहले से मेमोरी एलोकेट हो चुकी है और आप उससे बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो रियलोक का यूज होता है। सिंटैक्स होता है इसका ये। फ्री, मेमोरी को फ्री करता है यानी कि रिलीज करता है। जब काम खत्म हो जाए तो मेमोरी को रिलीज करना जरूरी होता है, वरना मेमोरी लीक हो सकती है। सिंटैक्स इसका होता है ये। इसका मतलब है एक इंटीजर पॉइंटर p बनाया गया है। यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, यहाँ पे मैलोक से 4 बाइट इंटीजर साइज की मेमोरी हीप पर एलोकेट की गई है। टाइप कास्ट करके उसका एड्रेस p में स्टोर किया गया है। यहाँ पे अब p जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ वैल्यू 50 स्टोर कर दी गई है। यहाँ पे पॉइंटर p के एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई है वो प्रिंट की गई है, यानी कि 50। एंड लास्ट में जो मेमोरी मैलोक से ली थी अब उसे फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया मैलोक, कैलोक, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे एंड पॉइंटर। जब हम एरे का नाम लिखते हैं तो वो एक्चुअली पॉइंटर होता है जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। इसका मतलब है एरे नाम भी एक पॉइंटर होता है जो उसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो एरे और पॉइंटर का रिलेशनशिप, एरे का नाम एक फिक्स एड्रेस होता है जो फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करता है। पॉइंटर को अगर एरे का नाम से असाइन किया जाए तो वो उस एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करेगा। एग्जाम्पल से यहाँ पे एक इंटीजर एरे बनाया गया है जिसमें 3 एलिमेंट है। एरे 0 पर 5 है, एरे 1 पर 10 है, एरे 2 पर 15 है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एरे AR नाम का पॉइंटर p को असाइन कर दिया गया, यानी कि p अब एरे 0 एरे का फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, मतलब p डबल इक्वल्स टू एरे 0। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे एरे 0 को पॉइंट कर रहा था। जब हमने p+1 किया तो पॉइंटर एक एलिमेंट आगे यानी कि एरे 1 पर चला गया, एरे 0 से एरे 1 पर चला गया। तो इसका मतलब हुआ एरे 1 का वैल्यू एक्सेस करो। तो लास्ट में क्या करेंगे हम, प्रिंट जो कर देंगे, यहाँ पे 10 प्रिंट होगा क्योंकि p+1 का मतलब है एरे 1 और एरे 1 में क्या है हमारा 10। तो एरे का नाम एक पॉइंटर होता है जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर को एरे के नाम से असाइन करके हम एरे को पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का आपका फंक्शन एंड पॉइंटर। फंक्शन एंड पॉइंटर से आप क्या समझते हैं? पॉइंटर को हम फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं जिससे हमें 2 मेन बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस, जिससे ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड है डायनेमिक मेमोरी का यूज, मेमोरी को डायनेमिकली हैंडल कर सकते हैं। जब हम पॉइंटर पास करते हैं तो फंक्शन डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकता है और उसमें जो चेंजेस होते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में हम फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू वैल्यू पास करते हैं। इससे फंक्शन के अंदर ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई की जा सकती है। अगर हम पॉइंटर के थ्रू किसी वैल्यू को पास करते हैं तो फंक्शन के अंदर हम जो भी चेंजेस करते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू पर यानी कि ओरिजिनल वेरिएबल पर इफेक्ट डालेंगे। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे अपडेट फंक्शन का एक पॉइंटर p को पैरामीटर के रूप में लेते हैं, यानी कि एस्ट्रिक p का मतलब है पॉइंटर के एड्रेस पर स्टोर वैल्यू को एक्सेस करना। इस फंक्शन में हम पॉइंटर p की वैल्यू को 5 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू को 5 से बदल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ x वेरिएबल को 10 असाइन किया गया है। अपडेट एंड x का मतलब है हम x के एड्रेस पॉइंटर फंक्शन को पास कर रहे हैं ताकि फंक्शन के अंदर x की वैल्यू मॉडिफाई हो सके, यानी कि एंड x का मतलब है x का एड्रेस पास करना। अब लास्ट में प्रिंटिंग द रिजल्ट। फंक्शन के अंदर एस्ट्रिक p इक्वल्स टू एस्ट्रिक p+1 से x की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट हो गई है। फाइनल आउटपुट x इज इक्वल्स टू 15 प्रिंट होगा क्योंकि x की ओरिजिनल वैल्यू को
मॉडिफाई किया गया है। तो यहाँ तक थी आपकी यूनिट सेकंड पॉइंटर। ये यूनिट आपकी खत्म हो गई है। आपकी थर्ड यूनिट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट्स एंड विद ए नल कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है जो नल कैरेक्टर पर खत्म होता है। सी और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को यूजुअली कैरेक्टर एरे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कैरेक्टर का एक ग्रुप जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे हेलो एक स्ट्रिंग है जिसमें 5 कैरेक्टर हैं, HELLO। लेकिन सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक उसके एंड में एक नल कैरेक्टर न लगाया जाए। यही नल कैरेक्टर बताता है कि स्ट्रिंग यानी कि खत्म हो गई है। तो जब हम लिखेंगे ना कि हेलो, तो ये मेमोरी में ऐसे स्टोर होगा, H फिर E फिर L फिर L फिर O फिर नल करेक्टर। यानी कंपाइलर को पता चल जाता है कि स्ट्रिंग यानी एंड हो रही है नल करेक्टर से। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ एक करेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें मैक्सिमम 20 करेक्टर स्टोर हो सकते हैं। हम कितने भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 20 करे हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग का लास्ट में एक नल करेक्टर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसलिए एक्चुअल यूजेबल करेक्टर 19 ही होंगे प्लस 1 नल करेक्टर होगा। तो यही नल करेक्टर बताता है कि स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो गई है। अब इनिशियलाइज करते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैंने 3 तरह से इनिशियलाइज कर रखा है इसको। सबसे फर्स्ट है ये एक शॉर्ट फॉर्म है जहाँ स्ट्रिंग असाइन करने की कंपाइलर ऑटोमेटिकली करेक्टर नल ऐड कर देता है एंड में। इसमें एप्पल के 5 करेक्टर प्लस 1 करेक्टर नल का, तो 6 करेक्टर मेमोरी में स्टोर होंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे क्या किया है, इसमें हमने मैनुअली साइज 10 डाल दिया। लेकिन एप्पल के लिए सिर्फ 6 करेक्टर यूज होंगे इंक्लूडिंग नल करेक्टर। बाकी के एलिमेंट गार्बेज या फिर ब्लैंक हो सकते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन का एक और तरीका है जिसमें हर करेक्टर को मैनुअली दिया गया है इंक्लूडिंग नल करेक्टर। अगर नल करेक्टर नया दिया जाए तो ये स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना। नीचे आ जाते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब ये क्या होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन? तो ये जो होता है string.h जो इंक्लूड करा है, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है इन फंक्शन का यूज करने के लिए। ये कुछ फंक्शन होते हैं कंपेयर करना दो वैल्यू को स्ट्रिंग की, है ना, या फिर उसकी लेंथ निकालना। आप पढ़ते हैं एक-एक करके। सबसे फर्स्ट है हमारा str लेंथ। str लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ करेक्टर की संख्या निकालने के लिए यूज होता है। ये क्या करेगा, नल करेक्टर को काउंट नहीं करेगा, लास्ट वाले को। ये फंक्शन काउंट करता है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर हैं जब तक नल करेक्टर नहीं मिलता। अब सेकंड है हमारा str कॉपी। इसका यूज है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए इसका यूज होता है। ये सोर्स स्ट्रिंग को हर करेक्टर से टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी करता है और लास्ट में नल करेक्टर भी ऐड कर देता है। ठीक है, अब है str cat। इसका यूज क्या है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने, कॉन्केनेट करने के लिए। समझ रहे हो आप, दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। जैसे शिवम होगी एक स्ट्रिंग हो गई मित्तल, तो ये दोनों को जोड़ देगा, ये शिवम मित्तल बना देगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में सेकंड स्ट्रिंग को जोड़ देता है। अब ये वाला क्या है, strcmp। ये करता है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज होता है इसका। ये फंक्शन करेक्टर को 1 बाय 1 कंपेयर करता है जब तक डिफरेंसेस ना मिल जाए या फिर लास्ट में नल करेक्टर ना आ जाए। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होगी तो ये रिटर्न 0 कर देगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी होगी तो ये लेस देन 0 कर देगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी होगी तो ये क्या आउटपुट देगा, ग्रेटर देन 0। अब देख लेते हैं ये जो हमने फंक्शन पढ़े हैं इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे विदाउट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो हमने string.h लगाया था ना, जो हमने ये लगाया था, इसके बिना कैसे करेंगे, कोड लिखकर कैसे करेंगे ये सब काम। सबसे पहला स्ट्रिंग लेंथ विदाउट लाइब्रेरी। अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में हमने क्या कर रखा है, ये फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ का करेक्टर डिक्लेरेशन है जो स्ट्रिंग करेक्टर एरे को इनपुट लेता है। यहाँ पे हमने क्या किया, हम एक काउंटर वेरिएबल i बनाते हैं जो करेक्टर को काउंट करेगा। शुरुआत में i = 0 रखा गया है। यहाँ पे जब तक स्ट्रिंग का करंट करेक्टर नल करेक्टर नहीं होता तब तक लूप चलता रहेगा। नल करेक्टर स्ट्रिंग के एंड को इंडिकेट करता है। ये क्या किया, हर एक करेक्टर को काउंट करने के लिए i को 1 से बढ़ाते हैं। ये लूप का एंड है, लूप तब तक चलेगा जब तक स्ट्रिंग का एंड ना हो जाए। रिटर्न i, जब लूप खत्म हो जाता है तो i के अंदर टोटल करेक्टर की संख्या होती है वही रिटर्न कर देता है। यहाँ पे फंक्शन का हो जाता है एंड। तो फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, ये फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है बिना str लेंथ फंक्शन का यूज किए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, str कॉपी को कैसे बनाएंगे कोड से विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन। सबसे फर्स्ट लाइन समझिए आप। सबसे फर्स्ट लाइन में ये एक फंक्शन है जिसका नाम स्ट्रिंग कॉपी है। ये दो स्ट्रिंग करेक्टर एरे लेता है, सोर्स जिसे कॉपी करना है और टारगेट जिसमें कॉपी करना है। ये इंटीजर वेरिएबल i बनाया गया है जो इंडेक्स को ट्रैक करेगा। शुरू में
आई इक्वल टू 0 रखा गया है। जब तक सोर्स स्ट्रिंग का करंट कैरेक्टर नल कैरेक्टर नहीं होता लूप चलता रहेगा, यानी स्ट्रिंग के एंड तक कॉपी करते रहेंगे। यहाँ पर सोर्स के करंट कैरेक्टर को टारगेट के करंट पोजीशन पर असाइन कर रहे हैं, ये एक्चुअल कॉपिंग स्टेप है। यहाँ पे इंडेक्स को आगे बढ़ाते हैं ताकि नेक्स्ट कैरेक्टर पर जा सके। यहाँ पे हो गया आपका लूप का एंड। यहाँ पे जब सारे कैरेक्टर कॉपी हो जाते हैं तब लास्ट में एक नल कैरेक्टर मैनुअली डालना होता है ताकि टारगेट भी एक वैलिड स्ट्रिंग बन जाए। यहाँ पे हो गया आपका फंक्शन का एंड। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये फंक्शन बिना str कॉपी फंक्शन के एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा। अब आते हैं कॉनकैटिनेशन वाला फंक्शन बिना लाइब्रेरी फंक्शन के यूज के बनाना। तो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं दोबारा से। ये फंक्शन दो स्ट्रिंग लेता है। सबसे पहले रिजल्ट, जिसमें पहले से कोई स्ट्रिंग होगी और उसी में अपेंड करना है। दूसरा str2, जिसे रिजल्ट के एंड में जोड़ना है। यहाँ पे एक काउंटर i बनाते हैं जो रिजल्ट स्ट्रिंग के एंड ढूंढने के काम आएगा। ये लूप रिजल्ट के एंड तक जाता है, यानी कि जब तक नल कैरेक्टर ना आ जाए। इसके बाद i के वैल्यू उस पोजीशन पर होगा जहां नया स्ट्रिंग str2 स्टार्ट होगा। एक और काउंटर j बनाते हैं जो str2 के कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जब तक str2 का हर कैरेक्टर चेक नहीं हो जाता लूप चलता रहेगा। str2 j को रिजल्ट i के अंदर डाल देते हैं। i और j दोनों को बढ़ाते हैं ताकि अगला कैरेक्टर चेक हो सके। यहाँ पे जब तक str2 का पूरा कंटेंट रिजल्ट में आ जाता है तब तक नल कैरेक्टर लास्ट में डालना जरूरी होता है ताकि नए स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे फंक्शन का कर दिया हमने एंड। तो फाइनल रिजल्ट आएगा। ये फंक्शन बिना str कैट के यूज किए दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, कॉनकैटिनेट करता है रिजल्ट प्लस str2 को। ठीक है, अब लास्ट है हमारा str कंपेयर strcmp विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे फर्स्ट लाइन है हमारी। यहाँ पे फंक्शन str1 और str2 के नाम के दो स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और रिटर्न करता है उनका कंपैरिजन रिजल्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल i बनाया गया है जो दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर को इंडेक्स वाइज कंपेयर करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक दोनों स्ट्रिंग का करंट कैरेक्टर नल कैरेक्टर ना हो, यानी जब तक दोनों स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए। यहाँ पे अगर किसी भी पोजीशन पर कैरेक्टर अलग है तो दोनों कैरेक्टर का ACII डिफरेंस रिटर्न कर दो। अगर रिजल्ट 0 है तो स्ट्रिंग इक्वल है, अगर रिजल्ट 0 से छोटा है तो str छोटा है, अगर रिजल्ट 0 से बड़ा है तो str बड़ा है। यहाँ पे अगर कैरेक्टर बराबर हैं तो अगले इंडेक्स पर आ जाते हैं। यहाँ पे हो जाता है आपका लूप का एंड। और यहाँ पे ये रिटर्न उस केस के लिए लिया जाता है जब एक स्ट्रिंग पहले खत्म हो जाए और दूसरी बाद में, यानी कि अगर एक स्ट्रिंग छोटी है तो नल कैरेक्टर जल्दी आ जाएगा और ACCI डिफरेंस से पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पे हो जाता है आपका फंक्शन का एंड। ये फंक्शन बिना str कंपेयर के दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और इंटीजर रिजल्ट आपका रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपकी हो जाती है यूनिट 3 भी खत्म। स्ट्रक्चर एंड यूनियन आपकी ये 4th यूनिट है। इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, ईजी भी है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन C और C++ that allow us to group different type of variable under one name. It is used to represent ए रिकॉर्ड लाइक स्टूडेंट रिकॉर्ड, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। तो स्ट्रक्चर क्या है, एक स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है C और C++ में, जिसमें हम अलग अलग टाइप के वेरिएबल को एक नाम के अंदर ग्रुप कर सकते हैं। इसका यूज रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जैसे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। जैसे एरे क्या था, एरे में भी ग्रुप था डेटा का, लेकिन उसमें क्या था, सेम डेटा टाइप था। अगर इंटीजर हुआ तो दूसरा भी इंटीजर, तीसरा भी इंटीजर। अगर करेक्टर हुआ तो करेक्टर का ही, जितने भी डेटा है करेक्टर के ही होंगे सारे। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है, हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब इसे डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेयर करना देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा स्ट्रक्चर स्टूडेंट। यहाँ स्ट्रक्चर एक कीवर्ड है जो बताता है कि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम है, मतलब हम एक ऐसा डेटा टाइप बना रहे हैं जिसका नाम होगा स्टूडेंट। सेकेंड लाइन में हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं इंट रोल नंबर। ये स्ट्रक्चर का पहला नंबर है जो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करेगा। थर्ड हम क्या कर रहे हैं, ये सेकंड है हमारा सेकंड डेटा टाइप जो इसमें स्टोर कर रहे हैं, करेक्टर नेम 50। ये करेक्टर एरे है जो 50 करेक्टर तक नाम स्टोर कर सकता है, इसमें स्टूडेंट का नाम स्टोर होगा। थर्ड है हमारा फ्लोट मार्क्स। ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। फ्लोट क्या होता है, जैसे पॉइंट में लगा देते हैं 1.2 या 2.5 डेसिमल में। ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जो स्टूडेंट के मार्क्स डेसिमल में स्टोर करेगा। यहाँ पे हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर का क्लोजिंग और ये कंप्लीट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया। अब इनिशियलाइज करना भी देख लेते हैं इसको। ये कर दिया हमने यहाँ पे इनिशियलाइज। यहाँ S1 एक वेरिएबल है जो स्टूडेंट का टाइप है। इस वेरिएबल के थ्रू हम एक स्टूडेंट के डेटा को रख सकते हैं
जैसे कि रोल नंबर में क्या करा 101 रख दिया, नाम में क्या रख दिया अमन रख दिया, मार्क्स में क्या रख दिया 89.5 रख दिया। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन भी गया, डिक्लेयर हो गया और स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, यानी कि हमने उसमें वैल्यू भी पुट कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे असाइन ना करके, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट असाइन कर दिया, यहाँ पे असाइन ना करके बाद में भी असाइन कर सकते हैं डिक्लेयर करने के बाद में। जैसे हमने यहाँ पे किया S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 101, S1 के अंदर जो रोल नंबर मेंबर है उसमें 101 असाइन कर दिया। यहाँ पे क्या किया str कॉपी। सी में क्या होता है, सी में स्ट्रिंग को असाइन डायरेक्ट इक्वल टू से नहीं कर सकते, इसलिए str कॉपी का फंक्शन का यूज होता है। यहाँ अमन स्ट्रिंग को S1 डॉट नेम में कॉपी किया जा रहा है। थर्ड पे क्या किया हमने S1 डॉट मार्क्स, S1 के मार्क्स मेंबर में 89.5 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, नोट में मैंने वही लिख दिया कि str कॉपी यूज होगा कॉपी करने के लिए स्ट्रिंग को सी में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड, एक्सेस फील्ड एंड स्ट्रक्चर ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर जो फील्ड्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए पहली लाइन में यहाँ पे S1 स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, S1 डॉट रोल स्ट्रक्चर के अंदर रोल नंबर को एक्सेस करेगा। परसेंटाइल डी का यूज इंटीजर प्रिंट करने के लिए होता है, जैसे कि आपको पता है। आउटपुट में क्या होगा 101, मान लो रोल नंबर 101 है तो आउटपुट में 101 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पे हमने S1 डॉट नेम स्ट्रक्चर के अंदर का नाम एक्सेस करेगा। परसेंटाइल एस का यूज स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए होता है, आउटपुट में क्या आएगा अमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स, S1 डॉट मार्क्स स्ट्रक्चर के अंदर के मार्क्स को एक्सेस करने के लिए होता है। परसेंटाइल एफ का यूज फ्लोट डेसिमल वैल्यू प्रिंट करने के लिए होता है। आउटपुट में क्या आएगा 89.5, यहाँ पे हमने 89.5 रख रखा है ना, तो आउटपुट में आ जाएगा 89.5। और हम क्या है, हम स्ट्रक्चर फील्ड पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इस लाइन में हम स्टूडेंट के मार्क्स में 5 ऐड कर सकते हैं। पहले S1 डॉट मार्क्स में 89.5 था, अब ये हो जाएगा 94.5। हम स्ट्रक्चर के मेंबर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो समझ गए आप। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है? नेस्टेड स्ट्रक्चर मींस ए स्ट्रक्चर इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब है एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर होना, मतलब एक स्ट्रक्चर का एक मेंबर दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है। अब यहाँ समझते हैं हम। पहले हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रक्चर बनाई डेट नाम की। इसमें क्या क्या डाला हमने, डे दिन का नंबर यानी कि इंटीजर टाइप, मंथ डाला महीने का नंबर यानी कि इंटीजर टाइप, दूसरे में साल का नंबर डाला इंटीजर टाइप। अब दूसरी स्ट्रक्चर बनाई हमने स्टूडेंट नेम की, जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम स्टूडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ को हम डेट स्ट्रक्चर से लिंक कर रहे हैं। मान लो हम स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हैं, तो हमें डेटा स्ट्रक्चर को स्टूडेंट के अंदर यूज कर रहे हैं। अब इनको एक्सेस करना नेस्टेड स्ट्रक्चर को, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम S1 स्ट्रक्चर के DOB डेट ऑफ बर्थ के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। S1 डॉट DOB डॉट डे इक्वल्स टू 12 का मतलब है कि हम S1 के स्टूडेंट का दिन 12 असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे S1 डॉट DOB डॉट मंथ इक्वल्स टू 8 का मतलब है कि हम S1 स्टूडेंट का मंथ 8 अगस्त असाइन कर रहे हैं। S1 डॉट DOB डॉट ईयर इक्वल्स टू 2000 का मतलब है कि हम S1 स्टूडेंट के साल 2000 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा अलग है, ये यूनियन। इसकी डेफिनेशन है, ए यूनियन इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लाइक ए स्ट्रक्चर, बट इन यूनियन ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो स्ट्रक्चर की तरह, लेकिन यूनियन में सभी मेंबर्स सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। मतलब एक वक्त पर यूनियन के सिर्फ एक मेंबर को स्टोर किया जा सकता है। इसका कोड है यहाँ पे, ये यहाँ यूनियन डेटा का नाम यूनियन बना रहे हैं। इस यूनियन में 3 मेंबर्स हैं, आई इंटीजर टाइप का मेंबर है, एफ फ्लोट टाइप का मेंबर है, STR करेक्टर एरे स्ट्रिंग का मेंबर है। यूनियन में सभी मेमोरी एक ही मेमोरी लोकेशन पर शेयर करते हैं, मतलब इनमें से एक ही मेंबर एक ही वक्त पर वैल्यू स्टोर कर सकता है। समझ रहे हो आप। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये लिखा, यहाँ पे डी नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है जो यूनियन डेटा टाइप का है। अब D1 डॉट आई इक्वल्स टू 10, D1 डॉट आई को 10 असाइन किया गया है। इस वक्त D डॉट आई को स्टोर किया गया है, वैल्यू 10 है। D डॉट एफ इक्वल्स टू 5.5। अब D डॉट एफ को 5.5 असाइन किया गया है। जब D डॉट एफ को वैल्यू असाइन किया गया तो D डॉट आई की पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो गई है, क्योंकि सभी मेंबर एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। यहाँ पे D डॉट STR को हेलो असाइन किया गया है। जब D डॉट STR को वैल्यू असाइन किया गया तो D डॉट आई और D डॉट एफ की पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो गई, क्योंकि एक वक्त पर सिर्फ एक मेंबर का वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है
डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मेमोरी। तो यहाँ पे फीचर्स लिखे गए हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मेमोरी। तो मेमोरी क्या चीज है? स्ट्रक्चर में हर मेमोरी का अपना अलग अलग मेमोरी स्पेस होता है। यूनियन में सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, इसलिए एक वक्त पर सिर्फ एक मेंबर की वैल्यू स्टोर होती है। सेकंड है हमारा साइज। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का साइज हर मेंबर के साइज का टोटल होता है, क्योंकि हर मेंबर को अलग मेमोरी मिलती है। यूनियन का साइज सिर्फ उस मेंबर के साइज के बराबर होता है जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं। एक्सेस। स्ट्रक्चर में क्या होगा? स्ट्रक्चर में हम सभी मेंबर्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। यूनियन में एक वक्त पर सिर्फ एक मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि सब मेंबर सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। यूज केस। स्ट्रक्चर जब हमें अलग अलग टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो। यूनियन जब हमें एक वक्त पर सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करना हो, जैसे कि इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग, और इनमें से एक ही वैल्यू का यूज करना हो। एग्जाम्पल मान लीजिए, स्टूडेंट डिटेल हो गई स्ट्रक्चर की आपकी, जैसे स्टूडेंट डिटेल स्ट्रक्चर में नेम, रोल नंबर, मार्क्स को स्टोर करते हैं। यूनियन में जैसे एक यूनियन को हम इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग में एक ही वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई आपकी यूनिट खत्म। यूनिट 5 है आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड बिटवाइज ऑपरेट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं? जब आप सी लैंग्वेज में कोड करते हैं तो सबसे पहले कुछ करते हैं ना कि डिफाइन, इंक्लूड कुछ करके फाइल इंक्लूड करते हैं, उनको ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है प्री प्रोसेसर इन सी। ए प्री प्रोसेसर इज ए टूल दैट प्रोसेस द कोड बिफोर इट इज compiled and handle all process directive that start with hash like hashtag define, hashtag include etc. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक ऐसा टूल होता है जो कोड को कंपाइल होने से पहले प्रोसेस करता है। ये उन सभी लाइंस को हैंडल करता है जो हैशटैग से स्टार्ट होती है, जैसे हैशटैग डिफाइन, हैशटैग इंक्लूड एक्सेट्रा। अब इसमें क्या आते हैं? इसमें भी टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव। ये क्या होता है? इसका यूज कांस्टेंट या छोटे कोड ब्लॉक्स को पूरी प्रोग्राम में रिप्लेस करने के लिए होता है। मतलब अगर आप एक वैल्यू को बार बार लिखने की जगह एक नाम से उसे यूज करना चाहते हो तो मैक्रो का यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन पाई 3.14, तो ये क्या करेगा? ये पाई की जगह 3.14 आएगा हर बार। अब यहाँ पे क्या किया हमने, डिफाइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम स्क्वायर लिखेंगे ना, तो ये स्क्वायर लिख के कुछ वैल्यू लिखेंगे तो ये लिखने पर उसका ही मल्टीप्लाई कर देगा उसी वैल्यू। तो ये होता है आपका मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव। अब आते हैं फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। यूज टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर फाइल। इसका यूज एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में इंक्लूड करने के लिए होता है। सिस्टम या यूजर डिफाइन हेडर फाइल को इंक्लूड किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने, इंक्लूड studio.h, ये हम लगाते ही है तो ये सिस्टम फाइल जैसे कंपाइलर खुद ढूंढता है। अब ये क्या हो गया, इंक्लूड माई फाइल डॉट एच, ये कोई यूजर की खुद की फाइल है जो करंट फोल्डर में होती है, तो हम फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं इसमें पहले से ही। थर्ड होते हैं हमारे कंडीशनल कंपाइलेशन। इसका यूज तब होता है जब हमें प्रोग्राम का कुछ पार्ट सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर कंपाइल करवाना होता है, जैसे कि डीबगिंग के टाइम पर एक्स्ट्रा आउटपुट प्रिंट करवाना। अब सिंटैक्स देखिए, जैसे इसका है ये, तो अगर डीबग डिफाइन है तभी प्रिंटफ चलेगा, वरना वो पार्ट इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके प्री प्रोसेसर। अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। तो बिटवाइज ऑपरेटर नंबर्स के बिट्स 0 और 1 पर काम करते हैं। ये ऑपरेशन हर बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब बाइनरी लेवल पर काम होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या जानता है, कंप्यूटर कुछ नहीं जानता, 0 और 1 जानता है। हर कैलकुलेशन, हर सब कुछ जो है ना 0 1 पर ही बेस होता है। तो ये जो होता है बिटवाइज ऑपरेटर, उनको कैलकुलेट करने में, उनको मल्टीप्लाई करने में, उनसे खेलने में यूज होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो सबसे पहला होता है हमारा एंड। एंड क्या करता है? एंड दोनों बिट्स 1 होनी चाहिए तभी रिजल्ट 1 होगा, वरना 0 होगा। यानी कि 1 एंड 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 एंड 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 एंड 1 करेंगे तो 0 होगा, और 0 एंड 0 करेंगे तो 0 होगा। अब सेकंड होता है हमारा और क्या काम करता है? कोई भी एक बिट 1 हो तो रिजल्ट 1 हो जाता है इसमें। यानी कि 1 और 1 1 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, 0 और 1 1 हो गया, 0 और 0 0 ही रहेगा। अब आते हैं XOR की तरफ। XOR अगर बिट्स अलग अलग हैं तो रिजल्ट 1 होगा, वरना 0 होगा। यानी कि 1 XOR 1 होगा तो 0 होगा, 1 XOR 0 होगा तो 1 होगा, 1 0 XOR 1 होगा तो 1 होगा, 0 XOR 0 होगा तो 0 होगा। नोट क्या करता है? ये इन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये एक यूनरी ऑपरेटर है जो सभी बिट्स को उल्टा कर देता है। 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, इंट ए में 5 रखा तो इसका बाइनरी क्या होगा, 1 0 0 1,
इंट बी में 3 रखा है तो इसका बाइनरी क्या होगा 0101। तो लेकिन अगर इंट सी इक्वल्स टू इंट ए एंड बी लगाया ना तो रिजल्ट आएगा 001। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये थे आपके बिटवाइज ऑपरेटर। अब आ जाते हैं थर्ड हमारे क्या है, थर्ड है हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर बिट्स को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं। ये ऑपरेटर बाइनरी डिजिट 0 और 1 को फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इनके भी टाइप होते हैं दो तरह के, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट होता है। लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, इसका यूज बिट को लेफ्ट यानी कि बाईं तरफ शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। हर शिफ्ट के साथ नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है। राइट शिफ्ट में क्या होगा हमारा, इसका यूज बिट को राइट यानी कि दाएं तरफ शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। हर एक शिफ्ट के साथ नंबर 2 से डिवाइड होता है यानी कि इंटीजर डिवीजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इंट ए इक्वस टू 5 रखा है यहाँ पे, इसका बाइनरी नंबर ये हुआ तो ये क्या करेगा, अगर हम इसे लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये बना देगा इसको 10। समझ रहे हो ना आप। ए का बाइनरी नंबर ये हुआ, ए को लेफ्ट शिफ्ट का सभी बिट्स को एक स्टेप शिफ्ट करेगा तो रिजल्ट में ये आएगा जो कि डेसिमल नंबर में 10 हो जाएगा। तो बी इक्वस टू 10 हो जाएगा। तो ये थे आपके शिफ्ट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है हमारे मार्क्स। मार्क्स इन सी। मार्क्स क्या होते हैं, मार्क्स बिट मार्क्स एक टेक्निक है जिसका यूज हम स्पेसिफिक बिट को ऑन, एक करना, ऑफ, जीरो करना या टॉगल उल्टा करने के लिए यूज होता है। इसमें बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके नंबर को बिट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे टर्न ऑन बिट्स, इसका मतलब है nth बिट को ऑन करना यानी कि 1 बनाना। अब यहाँ पे है टर्न ऑफ ए बिट, इसका मतलब है nth बिट को ऑफ करना यानी कि 0 बनाना। अब यहाँ पे है टॉगल बिट, इसका मतलब है nth बिट का उल्टा कर देना। अगर बिट 1 है तो 0 हो जाएगी, अगर 0 है तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे XOR ऑपरेशन का यूज होता है। अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है बिट्स फील्ड। देखो ये आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, वैसे ये एक बात बताऊं मैं आपको, ये आपके काम में नहीं आएगा कभी, क्योंकि अब तो सी लैंग्वेज भी नहीं चल रही है। सीखना हमें हर चीज चाहिए। मान लीजिए हमें किसी ने कोड लिखा दे दिया तो हमें ये तो आना चाहिए ना कि कोड में क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, हर लाइन हमें पता होनी चाहिए। तो हमें पढ़ना जरूरी है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें, बस थोड़ा थोड़ा एक ऊपर ऊपर से याद कर लीजिए कि ये होता है, ये होता है। एग्जाम में आपके कहाँ तक आएगा, एग्जाम में केवल 2 डेफिनेशन आ सकती है ऊपर वाली, एक तो जो थी हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और एक हमारी बिटवाइज ऑपरेटर। इसके बाद नहीं आएगा। शिफ्ट ऑपरेटर भी आ सकते हैं। ये मार्क्स और बिट फील्ड्स यूजुअली नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप तैयार करके जाइए। तो बिट फील्ड क्या होता है, बिट फील्ड का यूज स्ट्रक्चर के अंदर किया जाता है जब हमें किसी वेरिएबल के लिए सिर्फ कुछ ही बिट्स चाहिए होती है। इसमें मेमोरी काफी इफिशिएंटली यूज होती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ एक एनोमिनियस स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एक मेंबर है एज। अनसाइंड इंट एज 3 का मतलब है कि एज को स्टोर करने के लिए सिर्फ 3 बिट एलोकेट किए गए हैं। 3 बिट का मतलब है 2 की पावर 3 यानी कि 8 पोजीशन वैल्यू, डेट इज 0 से 7 तक की वैल्यूज स्टोर की जा सकती है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, जब आपको सिर्फ 1 या 2 लिमिटेड वैल्यू चाहिए होती है, जैसे कि ऑन या ऑफ, 0 से 7 एक्सेट्रा, जैसे फ्लैग सेटिंग या स्मॉल काउंटर में काफी यूजफुल होता है। मेमोरी सेविंग होती है और क्योंकि हर वेरिएबल के लिए पूरा इंटीजर मेमोरी में लगता है। बिट फील्ड हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग में, एम्बेडेड सिस्टम में और ऑप्टिमाइजेशन में काफी काम आते हैं। तो चलो आपकी ये वाली यूनिट भी पूरी होती है। यहाँ पे शुरू करते हैं आपकी यूनिट 6 फाइल हैंडलिंग इन सी। तो सबसे पहले फाइल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन ए डिस्क। इट्स अलाउ अस टू स्टोर इनपुट आउटपुट परमानेंटली इन सी। वी यूज फाइल हैंडलिंग टू रीड फ्रॉम और राइट टू ए फाइल यूजिंग फाइल पॉइंटर। फाइल क्या है, फाइल एक डेटा का कलेक्शन होता है जो डिस्क पर स्टोर होता है। ये हमें इनपुट आउटपुट को परमानेंटली स्टोर करने की सुविधा देता है। सी लैंग्वेज में हम फाइल हैंडलिंग का यूज करके किसी फाइल से डेटा रीड या राइट कर सकते हैं जिसमें पॉइंटर का यूज होता है। अब देख लेते हैं फाइल के ओपनिंग मोड्स ऑफ फाइल्स। फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन का यूज होता है। इस फंक्शन में 2 चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले फाइल नेम, दूसरा है मोड। मोड से मतलब है फाइल को किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं, जैसे कि उसमें रीड करना है, राइट करना है या फिर कुछ अपेंड करना है। अब इसके मोड, जो आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है इस यूनिट में से, बस यही क्वेश्चन आता है। और सही बताऊं तो मोड्स होते हैं, सबसे पहले होता है आर मोड, फाइल को रीड करने के लिए ओपन करता है, फाइल का होना जरूरी होता है इसके लिए। फिर होता है डब्ल्यू मोड, फाइल को राइट करने के लिए ओपन करता है, अगर फाइल पहले से है तो उसका पूरा कंटेंट ओवरराइट मिटा के नया हो जाएगा। फिर होता है ए अपेंड मोड, फाइल को अपेंड आखिरी में डेटा जोड़ने के लिए ओपन करता है, अगर फाइल है तो नए डेटा को उसके एंड में जोड़ता है। फिर होता है आर प्लस मोड, आर प्लस मोड फाइल को रीड और राइट दोनों के लिए ओपन करता है, लेकिन फाइल का पहले से एग्जिट करना जरूरी होता है। डब्ल्यू प्लस मोड फाइल को रीड और राइट दोनों के लिए ओपन करता है, अगर फाइल एग्जिट करती है तो ओवरराइट हो जाएगी, नहीं तो एक नई फाइल बन जाएगी। फिर होता है ए प्लस मोड, फाइल को रीड और अपेंड दोनों करने के लिए ओपन करता है, नए डेटा हमेशा फाइल के एंड में ऐड होता है, अगर फाइल नहीं होगी तो एक नई फाइल बनाएगा फिर उसमें डेटा को ऐड करेगा। फिर होते हैं फंक्शंस। आप देख लेते हैं, जैसे कि ये है एफ ओपन है, ये फंक्शन के फाइल को ओपन करने के लिए यूज होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में ये लिख लिया हमने, तो यहाँ पे डेटा
.txt फाइल रीड मोड में ओपन हो रही है। fp एक फाइल पॉइंटर है जो उस फाइल का पॉइंट करेगा, उस फाइल को पॉइंट करेगा। fclose ये फंक्शन किसी फाइल को बंद यानी कि क्लोज करने के लिए यूज होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। इससे फाइल का कनेक्शन सिस्टम से ब्रेक हो जाता है और मेमोरी फ्री हो जाती है। feoff ये फंक्शन चेक करता है कि क्या फाइल का एंड यानी कि आखिरी पॉइंट आ गया है या नहीं, जैसे कि ये लिखा हमने, जब तक फाइल का एंड नहीं आता तब तक लूप चलता रहेगा। फिर होता है fseek ये फंक्शन फाइल पॉइंटर को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ फाइल पॉइंटर को फाइल के एंड यानी कि आखिरी पर ले जाया जा रहा है। फिर हो गया rewind ये फंक्शन फाइल पॉइंटर को वापस फाइल के स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका यूज तब होता है जब फाइल को दोबारा स्टार्टिंग से रीड करना हो। अब नेक्स्ट हमारा यूजिंग टेक्स्ट फाइल। fgetc ये फंक्शन फाइल से एक करेक्टर रीड करता है। ये टेक्स्ट फाइल के लिए यूज होता है फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करता है fgetc ये फंक्शन फाइल से एक करेक्टर रीड करता है। यहाँ पर fp फाइल पॉइंटर से एक करेक्टर रीड करके ch वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया है। fputc ये फंक्शन फाइल में एक करेक्टर लिखने के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पे इस लाइन में फाइल में करेक्टर a लिख दिया गया है। fscanf ये फंक्शन फाइल से फॉर्मेटेड डेटा रीड करता है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। यहाँ फाइल में एक इंटीजर रीड करके नंबर वेरिएबल में स्टोर किया गया है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करते वक्त यूजर को वैल्यू पास करने की सुविधा देते हैं जो मेन फंक्शन को मिलती है। ये आर्ग्यूमेंट लाइन से प्रोग्राम के साथ दिए जाते हैं। सिंटैक्स इसका ये रहा। यहाँ पे argc ये आर्गुमेंट काउंट है जो बताता है कि कितने आर्गुमेंट पास किए गए हैं। argv ये आर्गुमेंट का एरे है जिसमें हर एक आर्गुमेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है। इस एग्जांपल में क्या है, आर्गुमेंट 0 प्रोग्राम का नाम होता है। अगर यूजर ने एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास की है तो वो आर्गुमेंट 1 फर्स्ट आर्गुमेंट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आपकी 6th यूनिट भी खत्म हो गई है और आपकी साथ ही साथ ये वाला सब्जेक्ट भी खत्म हो गया है। आप इसको एक दो बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में बेटर स्कोर करिए। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।